हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम कक्षा 10 विज्ञान जिसका पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके समीकरण, उनको हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखें यहाँ क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखें, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्रिया कराया जाए तो क्या होंगे, नए पदार्थ बनते हैं। तो इन पदार्थों का बनना या ये प्रोसेस जो होती है उनको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में देखें, जंग लगना। जंग किस प्रकार से लगता है? तो वायु के संपर्क में जब कोई धातु आ जाता है और वायु कैसा हो, वो नमी युक्त हो, तो क्या होता है, जंग लग जाता है। तो ये प्रोसेस क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया होने वाली घटना है। इसके बाद देखें भोजन का पकना। भोजन पकता है, उसमें कई तरह के अलग अलग पदार्थ होते हैं। तो पकने का जो प्रोसेस है उसको कह सकते हैं कि वो क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हो रहा है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भोजन का पचना, अंगूर के रस का किण्वन और दूध से दही बनना, ये सामान्य उदाहरण हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं इनको। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इनकी पहचान आप किस प्रकार से करेंगे? तो इनकी पहचान करने का तरीका सिंपल है कि आप देख लें कि उनकी भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या। भौतिक अवस्था या पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है क्या, मतलब ठोस, द्रव व गैस, इनकी आपस में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? क्या ठोस पदार्थ द्रव में बदल रहा है या द्रव से गैस में, या इनमें आपस में अंतरा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। इसी प्रकार हम उनके रंगों को चेक कर सकते हैं, क्या रंग में परिवर्तन हो रहा है या कोई गैस निकल रही है या ताप में बदलाव या ताप में परिवर्तन हो रहा है। तो ये कुछ घटनाएं हैं, इनके आधार पर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। समझ में आया? एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ देखें, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है। जब इन दोनों की हम आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब देखें, इसमें इनको ना हम अभिकारक कहते हैं। अभिकारक एक या एक से अधिक, दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो इन अभिकारकों को हम क्या करते हैं, एक प्लस साइन से इनको दर्शाते हैं, आपस में जोड़ते हैं। इसके बाद एक एरो द्वारा हम इनको बताते हैं, तीर के द्वारा। ये उत्पाद हैं, इसमें कुछ मुख्य उत्पाद होते हैं, कुछ सह उत्पाद होते हैं। तो फिलहाल ये दोनों क्या हैं, उत्पाद हैं। अब ये जो लिखा है, उत्पाद भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। उनके बीच हम क्या करेंगे, प्लस के साइन से डिनोट करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है क्या हो रही है, ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो इसको अगर हम इस प्रकार से लिखें तो इसको हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। मतलब तत्व या परमाणु या यौगिकों को हम आपस में इस तरह के अभिक्रियाओं के द्वारा हम दर्शाएं तो उसे क्या कहेंगे, हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो इसको आप देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। तो आइए देखते हैं। अब देखें, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के कई तरीके हैं। उनमें से कुछ तरीकों के बारे में बात करते हैं, जिनमें से पहला है हिट एंड ट्रायल मेथड। मतलब हमको चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से किसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, और परमाणुओं या तत्वों को हमको दोनों पक्षों में चेक करना पड़ेगा। उसके आधार पर क्या करेंगे, हम उनको बैलेंस करेंगे। तो देखते हैं। यहाँ देखें, कैल्शियम एक है, बराबर है। कार्बन एक है, यहाँ कार्बन एक है। ऑक्सीजन देखें, यहाँ 3 है, ऑक्सीजन 2 1 3 है। हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन 2 है। क्लोरीन एक है, क्लोरीन 2 है। इसका मतलब अगर हम यहाँ 2 से गुणा कर दें, 2 से यहाँ गुणा करेंगे, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इधर भी 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, कैल्शियम एक, कार्बन एक और ऑक्सीजन 3 2 1 3।
ये देखें बराबर हो गया, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें देखें नाइट्रोजन तो है, नाइट्रोजन 1 है, इसका मतलब 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। अब देखें ये 3 दूना 6, 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड में कोई हमारा मतलब रूल नहीं होता है कि किस प्रकार से हम करेंगे, हम अलग अलग तत्वों को चेक करते हैं और उसके आधार पर उनको बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। अगला जो तरीका है बैलेंस करने का वो है गुणांक मेथड, गुणांक विधि या कोफिशिएंट मेथड। उसमें क्या करते हैं हम RHS लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करते हैं। तो देखते हैं, अब देखें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दिया रहेगा, उसमें क्या करना है हमको कोफिशिएंट माने सबका गुणांक ले लेना है। गुणांक आप जानते होंगे, मान लेते हैं हम इसका गुणांक है A, इसका गुणांक ले लेते हैं B, इसका ले लेते हैं C और इसका ले लेते हैं D। अब देखें यहाँ पे हमको अलग अलग तत्वों को ले लें, हम तत्व या परमाणु जो भी लेना है आपको। तो देखें यहाँ एल्युमिनियम कितने हैं, एल्युमिनियम इधर 2 हैं, तो 2 को A से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 2A होगा। और चेक कीजिए क्या एल्युमिनियम और है क्या, नहीं है, आगे बढ़ें, उधर जाएं और राइट साइड में देखें एल्युमिनियम कहाँ कहाँ है। यहाँ देखें एल्युमिनियम यहाँ है और यहाँ देखें एल्युमिनियम एक ही है, तो क्या हो जाएगा वो C के बराबर, मतलब 2A बराबर C। समझ में आया? ऐसे ही देखें यहाँ पे SO4 कितना है, यहाँ देखें SO4 3 है, तो 3 को A से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3A बराबर, और SO4 कहीं नहीं है। यहाँ देखें यहाँ SO4 1 है, तो 1 में D से गुणा करेंगे तो D आएगा, तो 3A बराबर हो जाएगा D। ये हो गया। अब देखें यहाँ बेरियम 1 है, तो हो जाएगा B बराबर, इधर बेरियम कितना है, एक ही है, तो हो जाएगा B बराबर D। और क्लोरीन कितने हैं, तो क्लोरीन है 2, तो हो जाएगा 2B बराबर, इधर क्लोरीन 3 है तो 3C। ये देखें हमने गुणांकों क्या किया, गुणांकों को आपस में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर कर लिया। अब देखें इनमें से आप किसी को चार गुणांक है ABCD, इनमें से आप किसी को एक मान लें। तो मान लेते हैं कि यहाँ माना 1 की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ अगर A को 1 रख दें तो C का मान कितना आ जाएगा, C का मान आएगा 2 गुणे 1 मतलब 2 आ जाएगा। इसी प्रकार D का मान कितना आएगा, तो देखें A का मान 1, तो 3 गुणे 1 मतलब 3 आ गया D का मान। ऐसे ही अगर D का मान 3 है तो B का मान भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे B का मान 3 है तो 3C बराबर 2B, B का मान 3 है तो 3 दूना 6, तो C का मान आ गया 6/3 मतलब 2। अब जो जो गुणांक की वैल्यू आई है उनको इस अभिक्रिया में हम रख दें। तो रखते हैं जरा, A का मान 1 है तो ये हो जाएगा Al2SO4 3 प्लस B की वैल्यू कितनी है, तो B की वैल्यू है 3, तो हो जाएगा 3BaCl2। आगे बढ़े, C का मान कितना है, 2 के बराबर, तो 2AlCl3 प्लस D का मान कितना है 3, तो हो जाएगा 3BaSO4। समझ में आया? अब चाहे तो चेक भी कर सकते हैं, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये हमारा जो समीकरण है वो बिल्कुल बैलेंस है, आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कर लें, 2 एल्युमिनियम, यहाँ पे देखें सल्फेट जो है 3 है, सल्फेट 3 है, तो यहाँ देखें सल्फेट 3 है, या चाहे तो आप अलग अलग चेक कर इसको कर सकते हैं। सल्फर 3, इधर सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन 4 3 12, यहाँ देखें बेरियम 3, क्लोरीन कितने हैं 3 दूना 6, इधर देखें क्लोरीन 6। तो इस तरह से हम
गुणांक विधि की सहायता से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो चलिए इसको आप ध्यान दें, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया है उसको जरा देखें। ये लिखा है CH4 और O2, मतलब मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम गुणांक ले लें। इसका मान लेते हैं गुणांक A है, इसका गुणांक B है, इसका गुणांक C है और इसका गुणांक D है। अब अलग अलग तत्वों को चेक करें। यहाँ देखें कार्बन जो है वो एक कार्बन है, तो एक में A से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा A × 1 मतलब A। क्या और कोई कार्बन दिख रहा है? नहीं। आगे बढ़ें, इधर देखें कार्बन एक है तो हो जाएगा C, यानी कार्बन कार्बन को हमने बराबर कर लिया गुणांक के साथ, तो ये बराबर हो गया C। हाइड्रोजन देखें कितने, हाइड्रोजन है यहाँ पे 4, तो 4 × A हो जाएगा 4A, 4A बराबर, इधर देखें हाइड्रोजन के को कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है तो 2D, ये जगह 4A बराबर 2D, ये हो गए। ऑक्सीजन को देखें इधर, तो 2 ऑक्सीजन है तो ये जगह 2B बराबर, इधर ऑक्सीजन चेक करें तो यहाँ देखें 2 ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा 2C। देखिए ऑक्सीजन और भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, उसको D से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे जैसे अगर तत्व बढ़ रहे हैं तो उनको हम प्लस के साथ योग कर लेंगे। अब यहाँ पे आप किसी को मान लें कि वो क्या है, A के बराबर है, 1 के बराबर है, तो हमने मान लिया A 1 के बराबर है। आप किसी और को भी ले सकते हैं ऐसा, तो A बराबर 1 होगा तो C के बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ ये 2D बराबर 4 × A का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो 2D बराबर 4 है तो D बराबर आ गया 2। इस वाले में देखें हमको किसी वैल्यू निकालना है, A का निकल गया, C का निकल गया, D का निकल गया, B का निकालना है, तो 2B बराबर 2 × C का मान कितना है 1 प्लस D का मान कितना है 2, तो 2B बराबर ये 2 2 प्लस 2 4, तो B का मान कितना आ गया 2 के बराबर। अब देखें ABCD चारों गुणांक की वैल्यू आ गई, इनको यहाँ पुट कर दें। A का मान 1 है तो हो जाएगा CH4 प्लस, B का मान कितना है 2 के बराबर, ये हो जाएगा 2O2, ये गैस। आगे बढ़ें, C का मान कितना है, C का मान 1 है तो हो जाएगा सिंपल CO2, और D की वैल्यू कितनी है, D का मान है 2 तो हो जाएगा 2H2O लिक्विड। इनको आप चेक भी कर सकते हैं, कार्बन एक, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन देखें 2 दूना 4, ऑक्सीजन देखें यहाँ पे, ऑक्सीजन 2 दूना 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। इस प्रश्न को देखें, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले गुणांक को लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। इसके यहाँ आगे और भी अगर कोई उत्पाद बन रहा है तो हाँ हम आगे गुणांक बढ़ा लेंगे, E कर लेंगे उसको। चलिए तो देखते हैं, आयरन यहाँ पे कितने, 1 है तो ये हो जाएगा A, इधर कोई है नहीं तो A बराबर, यहाँ देखें कितने हैं 3 है तो ये हो जाएगा 3C, 3C के बराबर। यहाँ देखें हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं तो ये हो जाएगा 2B बराबर, इधर भी 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2D। ऐसे ही ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है तो ये B बराबर, ऑक्सीजन देखें यहाँ पे कितने हैं 4 तो 4C। यहाँ देखें B बराबर D हो जाएगा, ये कट कैंसिल हो जाएगा। चलिए मान ले रहे हैं, यहाँ C को मान लेते हैं 1, आसानी रहेगा, C बराबर 1 मान लें तो A का मान कितना आ जाएगा, A का मान आ जाएगा 3, और C अगर 1 है तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा 4,
बी हो जाएगा 4, और बी अगर 4 है तो डी भी कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। तो आ गए चारों गुणांकों के मान। अब इन गुणांकों के मान को यहाँ रख दें, सिंपल। तो देखें यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान है 3, तो हो जाएगा 3Fe प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 4, तो हो जाएगा 4H2O। इसके बाद सी का मान कितना है, सी का मान है 1, तो हो जाएगा Fe3O4 प्लस डी का मान कितना है 4, तो हो जाएगा 4H2। तो चेक कर लें बैलेंस है कि नहीं है। तो 3 आयरन 3 आयरन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। इस वाले अभिक्रिया को देखें, इसमें फास्फोरस क्लोरीन से अभिक्रिया करके बना रहा है PCl5, ठीक है। तो इसके गुणांक को ले लेते हैं ए, इसका गुणांक ले लेते हैं बी, इसका ले लेते हैं सी। अब गुणांकों को आपस में बराबर करें। देखिए यहाँ फास्फोरस एक है, एक ही फास्फोरस है, तो A × 1 होगा, ये होगा ए बराबर, इधर फास्फोरस कितने एक ही हैं, तो हो जाएगा सी के बराबर, फास्फोरस ए बराबर सी हो गया। यहाँ देखें क्लोरीन 2 है, तो हो जाएगा 2B बराबर, क्लोरीन इधर कितने हैं, ये है 5C, 5C के बराबर, तो हो जाएगा 5C। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें। मान लेंगे यहाँ पे भी, मान लेंगे ए का मान 1 के बराबर है, तो ए अगर 1 है तो सी कितना हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, सी 1 हो गया। अब अगर सी 1 है तो बी कितना हो जाएगा, 2B बराबर 5 × 1, तो बी का मान आ जाएगा 5/2। इन तीनों वैल्यू को हम रख दें ऊपर वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा, ए का मान 1 है तो ये तो P ही रहेगा, P प्लस बी का मान कितना है 5/2, तो 5/2 ये हो जाएगा Cl2, और सी की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा PCl5। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ ये जो अभिक्रिया आपको दिख रही है, इस अभिक्रिया में देखें यहाँ पे ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ रही है, मतलब बटे में ये गुणांक आ रहे हैं क्लोरीन के, तो इन गुणांकों को जो फ्रैक्शन में है उनको हटाना पड़ेगा। तो उनको हटाने के लिए क्या करेंगे, जो हर में वैल्यू दी है, हर में ये 5 अंश है, ये 2 हर है, हर वाले वैल्यू से हम पूरे अभिक्रिया में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मतलब इस पूरे अभिक्रिया में हम किससे गुणा कर दें, सिंपल 2 से गुणा कर दें। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 × P यानी 2P प्लस ये 2 से गुणा करेंगे तो देखें ये कट जाएगा, अंश ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, कट जाएगा, इससे बचेगा क्या 5, तो ये 5Cl2, और यहाँ गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, ये 2PCl5। ये है आपका संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। फास्फोरस देखें 2 है, इधर ही फास्फोरस कितने हैं 2 है, क्लोरीन कितने हैं 5 × 10, इधर भी क्लोरीन 5 × 10। ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इस अभिक्रिया को देखें, एल्युमिनियम HCl से अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड और H2 बना रहा है। तो इसके गुणांक हम ले लें, ये A है, ये B है, यहाँ ये गुणांक C हो जाएगा और यहाँ ये गुणांक D हो जाएगा। अब LHS बराबर RHS कर लें। यहाँ देखें एक एल्युमिनियम है तो ये A के बराबर होगा, और कोई एल्युमिनियम है नहीं। यहाँ देखें एल्युमिनियम एक है, C के बराबर है, ये C हो जाएगा, A बराबर C। यहाँ हाइड्रोजन को चेक करें, हाइड्रोजन देखें कितने हैं, यहाँ पे एक ही है, तो B बराबर, इधर हाइड्रोजन चेक करें 2 हैं तो 2D। समझ में आया। Cl को चेक करें, क्लोरीन को, तो देखें क्लोरीन है B के बराबर, इधर क्लोरीन कितने हैं 3 है, तो 3C। तो ये आपकी वैल्यू आई
अब मान लेंगे, माना a बराबर 1, तो a का मान 1 मानेंगे तो c का मान कितना आ जाएगा, वो भी 1 के बराबर आएगा क्योंकि a बराबर c है। यहाँ से c की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो क्या आएगा, b का मान 3 × 1 मतलब b का मान आ गया 3 के बराबर। और अगर b का मान 3 है तो d का मान कितना आएगा, ये b/2 मतलब b का मान 3/2, तो d की वैल्यू जो आई है वो आई है 3/2। तो इस चारों वैल्यू को कहाँ रख दें हम, ऊपर वाले इक्वेशन में, तो क्या हमको मिलेगा, ये मिलेगा al प्लस b की वैल्यू कितनी है 3, तो 3HCl, c का मान कितना 1, तो ये मिलेगा आपको AlCl3 प्लस d का मान है 3/2 H2। फिर देखें यहाँ फ्रैक्शन में आया है ये भिन्न में, तो हर की वैल्यू जो है उससे पूरी अभिक्रिया में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, ये आएगा 2Al प्लस 3 दूना 6HCl, 6HCl, यहाँ क्या आएगा 2AlCl3 और प्लस 3H2। ये देखें संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसको चेक भी कर सकते हैं आप। 2 एल्युमिनियम 6 हाइड्रोजन 3 दूना 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन 3 दूना 6 क्लोरीन। तो इस तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। इस विधि का आप ध्यान रखें। अगर ये विधि समझने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को थोड़ा सा पुनः देखने का प्रयास करें। आई होप आपको समझ जरूर आएगा। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आइए देखते हैं। देखिए प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो है संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक शब्द पे गौर कीजिएगा। योगात्मक मतलब होता है योग, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक का क्या हो, उनका योग हो जाए और कोई उत्पाद बने। तो देखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे हम, योगात्मक अभिक्रिया। यहाँ देखें सल्फर है, एस का मतलब ठोस अवस्था में है, ऑक्सीजन जो गैस अवस्था में है, ये बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ देखें 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, यहाँ 2 पदार्थ की बात किया गया है। यहाँ देखें दोनों जो पदार्थ हैं वो परस्पर जुड़कर केवल एक प्रकार के क्या कर रहे हैं, एक प्रकार के पदार्थ या एक प्रकार के यौगिक बना रहे हैं। तो इनका क्या हो रहा है, इनका योग हो रहा है आपस में, तो इसे कहेंगे हम योगात्मक अभिक्रिया। ऐसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर हम दहन करें, दहन का मतलब जलाएं, तो H2O बन जाएगा। यहाँ देखें 2 अलग अलग प्रकार के हैं, इनका योग हो रहा है तो H2O बन रहा है। अगली अभिक्रिया चलते हैं जिसका नाम है विस्थापन या प्रतिस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी को हटा के कोई परमाणु या समूह आ जाए। तो देखते हैं वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक तत्व का परमाणु या परमाणुओं के समूह के स्थान पर किसी दूसरे तत्व का परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ देखें, यहाँ CuSO4 कॉपर सल्फेट आयरन से अभिक्रिया कर रहा है, तो FeSO4 बना रहा है और Cu बना रहा है। यहाँ देखें यहाँ पे जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर दे रहा है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है, कॉपर को विस्थापित करके खुद आके क्या हो रहा है, यहाँ लग जा रहा है, तो बन रहा है FeSO4 और कॉपर किनारे हो जा रहा है। इसमें देखें ये जिंक जो ठोस अवस्था में है, कॉपर सल्फेट एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय, तो जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है। अब यहाँ पे देखें जिंक क्या करेगा, यहाँ पे कॉपर को प्रतिस्थापित कर दे रहा है, प्रतिस्थापित कर रहा है, तो प्रतिस्थापित करने के बाद जिंक सल्फेट बन रहा है और
कॉपर बन रहा है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। तो अगला जो प्रकार है वो है अपघटन अभिक्रिया। क्या होती है ये अपघटन अभिक्रिया? तो वह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखें, यहाँ पे एक शब्द आ रहा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जो जो केवल अभिकारक से उत्पाद बने, मतलब अग्र अभिक्रिया हो, एक ही दिशा में अभिक्रिया चले, उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो क्या हो रहा है, कोई पदार्थ क्या हो रहा है, अलग हो रहा है दो अलग अलग सरल अणुओं में, ठीक है। तो इसमें KClO3 ये टूट कर KCl3 और 3O2 बना रहा है। इसी प्रकार जो H2O है वो H2 और O2 में टूट जा रहा है, तो इसे कहेंगे हम अपघटन अभिक्रिया। अब ये अपघटन अभिक्रिया दो तरह से होती है, मतलब अगर यह उष्मा के प्रभाव में हो तो उसे कहेंगे हम उष्मीय अपघटन, और अगर ये विद्युत के प्रभाव में हो तो उसे कहेंगे हम विद्युत अपघटन। जैसे ये वाली अभिक्रिया जो है वो उष्मा के प्रभाव में हो रही है, मतलब इसको उष्मा देना पड़ रहा है हमको, ठीक है। और इसमें विद्युत धारा का प्रभाव जब करा रहे हैं तो H2 और O2 में टूट रहा है, तो ये होगा आपका, ये होगा विद्युत अपघटन और ये होगा उष्मीय अपघटन। एक होता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन और अपघटन में थोड़ा सा बस अंतर है। वियोजन में क्या होगा, यह जो अभिक्रिया होगी यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होगी, मतलब इसमें जो पदार्थ टूटेगा अलग अलग सरल अणुओं में वह उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में ही केवल होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो देखें ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का साइन क्या है, इसको दोनों तरफ एरो से बनाते हैं। तो PCl5 ये टूटकर PCl3 और Cl2 में बनाएगा, और NH4Cl NH3 और HCl में टूटेगा। तो ये है अपघटन और वियोजन अभिक्रिया। तो अगली जो अभिक्रिया है वह है द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो तत्वों के अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूहों या आयनों का पारस्परिक आदान प्रदान हो। कहने का मतलब क्या है कि इसमें दो अभिकारक होंगे, दो अभिकारक मतलब दो यौगिक, तो दोनों यौगिकों में अलग अलग परमाणुओं का आपस में आदान प्रदान होगा, तो इसे कहेंगे हम द्विविस्थापन। जैसे ये देखें BaCl2 है और ये Na2SO4 है। तो देखें यहाँ पे, यहाँ ये जो Ba है ये Ba यहाँ से बाहर निकलेगा और SO4 के साथ, ये BaSO4 के साथ क्या करेगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, और सोडियम इस क्लोरीन के साथ क्या करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। तो देखें यहाँ पे, यहाँ इसको कहते हैं द्वि मतलब एक तो बेरियम सल्फेट खा जा रहा है और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है, तो इसे कहेंगे हम द्विविस्थापन। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि AgNO3 है, वो NaCl से रिएक्ट करके ये AgCl और NaNO3 बना रहा है। तो देखें यहाँ पे जो सिल्वर है, सिल्वर AgCl से अभिक्रिया कर रहा है और बना रहा है AgCl, और जो Na है वो NO3 से रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है NaNO3। समझ में आया? तो ये है द्विविस्थापन या उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्या होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया? देखें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब अभिकारक को आपस में एक अभिक्रिया कराएं तो उसमें से कुछ ऊर्जा बाहर निकले। जैसे आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा इसका अपने घरों में, जब आप दीवार को पेंट करने के लिए बाजार से चूना लेकर आते हैं और उस चूने को जल में जब मिलाते हैं तो बुदबुदाहट से तेज से क्या होती है, वो अभिक्रिया एक होती है जिसमें क्या होता है, कुछ समय पश्चात देखते हैं आप उसमें वो बाल्टी जो पात्र में आप गर्म कर रहे हैं वो पात्र गर्म हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, मतलब चूना
और पानी के रिएक्ट करने से कुछ ऊष्मा बाहर निकलती है, तो उसे कहेंगे हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो H2O बनेगा और उसमें से ऊर्जा बाहर निकलेगी। ऐसे ही मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, H2O और ऊर्जा बाहर निकलेगी। इसके बाद है ऊष्माशोषी। इसके नाम से लग रहा है ऊष्माशोषी मतलब शोषण करेगा, ये ऊष्मा को ग्रहण करेगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती हो तो वो होगा ऊष्माशोषी। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएं तो ये आपस में रिएक्ट ऐसे नहीं करते हैं जब तक इनको कुछ ऊर्जा न दें। तो ऊर्जा देंगे, ये ऊर्जा किस प्रकार की होती है? ये होती है किलो कैलोरी में। किलो कैलोरी में ये ऊर्जा हम देते हैं इनको, तो ऊर्जा देंगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे ही PCl5 को हमको अगर PCl3 और Cl2 में तोड़ना है अलग अलग तो उनको ऊष्मा देना पड़ेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, ये दोनों अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल बनेंगे। तो ये रहा ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया है वो है उपचयन, जिसे ऑक्सीकरण कहते हैं, या अपचयन अभिक्रिया, और इनको मिला के रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होता है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जुड़े, ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का त्याग हो, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का त्याग, उसे कहेंगे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो देखें यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है कार्बन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। इसमें देखें सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सल्फर में ऑक्सीजन का योग, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो बन रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें देखें, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन का त्याग होगा और हाइड्रोजन का योग होगा। ये दोनों अभिक्रियाएं आपस में एक दूसरे के विपरीत, परस्पर विपरीत हैं। तो इसमें देखें ऑक्सीजन का त्याग या हाइड्रोजन का योग, इसमें देखें हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ जुड़ जा रहा है तो क्या बना रहा है? हाइड्रोजन सल्फाइड, और CuO के साथ जुड़कर ये कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ देखें ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रही है? यहाँ से बाहर निकल जा रही है। तो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और बाहर निकल के इस कार्बन के साथ आके अटैच हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया। समझ में आया? तो अब देखें ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, ये दोनों अभिक्रियाएं जो ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया है और अपचयन वाली अभिक्रिया दोनों साथ साथ हों। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया और अपचयन वाली अभिक्रिया दोनों साथ साथ हों। किसी एक पदार्थ का या किसी एक अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा हो तो दूसरे पदार्थ का क्या होगा? अपचयन होगा। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो पदार्थ दिए हुए हों या दो अभिकारक हों या एक अभिकारक हो, दो अभिकारक में अलग अलग ऑक्सीकरण और अलग अलग अपचयन हो सकता है, या किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखें Cu और H2 के साथ अभिक्रिया करके Cu प्लस H2 बना रहा है। यहाँ देखें, इसमें देखें ये कॉपर ऑक्साइड जो है इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना ये अपचयन होता है, अभी हमने देखा है ऊपर। तो देखें अपचयन वाली अभिक्रिया है। यहाँ H2 हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, दिख रहा है? तो ऑक्सीजन का योग क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो ये अभिक्रिया जो है इसको कहेंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ में आया? जिसमें अपचयन और ऑक्सीजन दोनों हो रहा है। ऐसे ही H2S Br2 के साथ अभिक्रिया करके सल्फर और HBr बना रहा है। यहाँ देखें H2S में से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे तो ऑक्सीकरण होगा। H2S में से हाइड्रोजन बाहर निकल के सल्फर बना रहा है तो ऑक्सीकरण। Br2 में देखें हाइड्रोजन का योग हो रहा है, तो हाइड्रोजन का योग हुआ तो अपचयन होगा। तो इसे कहेंगे हम
ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो इसको हम एक कोड वर्ड में समझ सकते हैं। क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन क्या होगा, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन बाहर निकल जाए। और अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो जाए, बाहर निकल जाए और हाइड्रोजन का योग हो जाए। इसको याद कैसे करेंगे, तो देखें, ऑक्सीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन कहते हैं इसको। तो इसका पहला लेटर देखें, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है पहला लेटर, ऑक्सीकरण का पहला लेटर ओ। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीडेशन का ओ को समझ लें आप ऑक्सीजन, और इसमें होगा योग, मतलब ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का क्या होगा, योग। तो इसको समझ सकते हैं इस प्रकार से। तो ये रहा रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संक्षारण। तो क्या होता है संक्षारण, तो संक्षारण देखें, जब कोई धातु अम्ल या नमीयुक्त पदार्थ या नमीयुक्त ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आता है तो संक्षारित होने लगता है, मतलब वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत होकर वो संक्षारित होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे जंग लगना, लोहे पे जंग लगना आपने देखा होगा, तो वो क्या है, लोहे पे एक परत आ जाती है जिसे ऑक्सीजन का ऑक्सीकृत होना कहते हैं। तो लोहे पे जंग लगना संक्षारण का एक उदाहरण है। इसी प्रकार चांदी का काला हो जाना और कॉपर पर या तांबे पर हरी परत का चढ़ना, ये संक्षारण की घटना है। ठीक है, एक और होता है जिसको कहते हैं, अगला टॉपिक जो है वो है विकृति गंधिता। ये क्या होता है, देखिए, जब वसा या तेल से युक्त जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उसमें होता क्या है, वो खाद्य पदार्थ अगर वायु के संपर्क में आ जाए, मतलब वायुमंडलीय संपर्क में, उन्हें खुले स्थान पे छोड़ दिया जाए, मतलब उनको पैक न किया जाए, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, तो क्या होगा, धीरे धीरे उस वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ वो क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं, और ऑक्सीकृत होने के बाद उनका जो स्वाद है वो स्वाद खराब हो जाता है, और खराब होने के बाद उसमें अजीब तरह की एक गंध उत्पन्न होती है। इसी को कहते हैं विकृत गंधिता। जैसे अगर हम अचार या मुरब्बे को खुली वायु में रख दें, अचार आप जानते होंगे, और ये मुरब्बा अगर उसको वैसे ही हम ओपन करके रख दें तो क्या होगा, वो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। इसी प्रकार कुछ और भी खाद्य पदार्थ हैं, उनको भी आप ऐसे ही खुले स्थान पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे खराब हो जाएगा। इसको कहते हैं विकृति गंधिता। तो ये थे कुछ प्रमुख टॉपिक जो इस चैप्टर से संबंधित थे। आई होप आपको ये जो सारे टॉपिक हैं वो अच्छे समझ में आए होंगे। अगर इन टॉपिकों में से आपको किसी में भी कोई समस्या आ रही है तो कृपया इस वीडियो को पुनः देखें। आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।